जी जनाब, क्या हाल है आपके? यासिन निज़ामी बैक विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें मैं कोई ग्लोबल मैक्रो पे बात नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पे बात करूँगा। लेकिन जो टॉपिक आज का है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, और उसका ताल्लुक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के साथ है। मैं एक आर्टिकल अभी पढ़ रहा था ज़ीरो हैश के ऊपर, और उसको पढ़ के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि किस लेवल के ऊपर ये ग्लोबल एलीट्स जो हैं वो गेम बनाते हैं, गेम करते हैं हमारे साथ, एंड वी डोंट इवन नो लाइक किस एक्सटेंट पे जाके हमारे साथ गेम हो रहा है। और ये गेम जिसकी मैं आपको अभी वजाहत पेश करूँगा वो ये है कि लास्ट 2 ईयर्स में ये सारा जो पूरा एक सिनारियो चेंज हुआ है ना पूरी दुनिया का, जिसमें एक वायरस को यूज़ करके हमारे दिलों में, हमारे माइंड के अंदर खौफ बिठाया गया, और उस खौफ के ज़रिए हमें फोर्स किया गया एक नैरेटिव को फॉलो करने के लिए। वो नैरेटिव क्या था कि भाई वायरस जो है वो रियल है, कोविड जो है वो डेथ है। अगर आप गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, देन यू विल बी डाइंग ऑन स्ट्रीट एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय फॉलोइंग व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। ये नैरेटिव था जो बिग गवर्नमेंट्स का, और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करने में अपने इस नैरेटिव को कामयाबी हो गई। यानी कि किस तरह उन्होंने उस नैरेटिव को पूरी दुनिया में ग्लोबली एक साथ फैलाया। और इस पूरे गेम के अंदर इन दी एंड विनर कौन है? विनर वो बड़ी बड़ी बिग फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए इस पूरे गेम के अंदर, और वो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने एक पावर कंट्रोल जो है अपने हाथ में लिया कि किस तरह ग्लोबल पॉपुलेशन को अपने हाथ में लेके कंट्रोल करना है। क्योंकि हेनरी किसिंजर का एक काफ़ी मशहूर कोट है कि हु कंट्रोल्स द फूड कंट्रोल द पीपल, हु कंट्रोल्स द एनर्जी कंट्रोल्स द कॉन्टिनेंट्स, एंड हु कंट्रोल्स द मनी कंट्रोल्स द वर्ल्ड। ठीक है, एंड द एंड मनी पे जिसका कंट्रोल है, फाइनेंस पे जिसका कंट्रोल है, दे कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं आपसे ये आर्टिकल शेयर करूँगा, आप खुद भी पढ़िए जाके। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये ज़ीरो हैश पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और काफ़ी डिटेल में बहुत वेरी वेल स्ट्रक्चर ये आर्टिकल है। अगर आप इसको पढ़ेंगे आप फ्लो में, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इसका टाइटल ये है कि ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पैंडेमिक्स, फेसबुक एज फैक्ट, गवर्नमेंट एज ट्रुथ, एंड बिग फार्मा एज गॉड। यानी कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो मीडिया कंट्रोल करती हैं, जिसके ज़रिए हमें ये ग्लोबल नैरेटिव मिलता है, दे वर पोर्ट्रेड एज फैक्ट। ठीक है, और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी कोविड के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, वो ट्रुथ के सामने, ट्रुथ की तरह से हमारे सामने पेश किया गया कि भाई सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है वो है जो गवर्नमेंट कह रही है। और बिग फार्मर्स जो हैं दे वर पोर्ट्रेड लाइक द प्रोटेक्टर ऑफ द इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन। ये नैरेटिव हमारे सामने पेश किया गया, और इसको अगर आप पढ़ें मज़ीद तो इसमें ये बताया रहे हैं कि दुनिया में रोज़ाना 1 लाख के करीब लोग मरते हैं भूख से, सिर्फ रोज़ाना डेली की तादाद में। कोई इस पर बात नहीं करता, कोई इस पर लॉकडाउन नहीं होता, कोई इस पर कैंपेन नहीं रन की जाती किस तरह हंगर को ख़त्म किया जाए ग्लोबल पॉपुलेशन में से। 1 लाख लोग मरते हैं रोज़ाना सिर्फ भूख से, कोई इस पर बात नहीं करता। लेकिन 2 साल के अरसे में हमने देखा कि एक वायरस आया जो किसी को नज़र भी नहीं आता, लेकिन उसका खौफ इस कदर फैलाया गया कि लोगों को जो है वो ग्लोबल लेवल पे लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में बंद कर दिया गया, ग्लोबल इकोनॉमी को शट डाउन कर दिया गया। यानी कि इस लेवल पे कंट्रोल लेना, यानी कि सिंक्रोनसली अक्रॉस द इंटायर वर्ल्ड, और जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, जितनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब यूनिसन की तरह आपस में काम कर रही थी। ये कैसे हो सकता है कि इनकी ये पीछे पूरी प्लानिंग ना हो? इतनी सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करना, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन कि ये सब कुछ ऑन द फ्लाई हुआ हो। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई गई हैं। यानी कि जसिंडा अर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपने सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉलो करना है, फॉलो गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज।
और आगे इन्होंने बताया कि किस तरह जो CDC है वो टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिल के काम कर रही थी। यानी कि ट्विटर ने एक पार्टनर सपोर्ट पोर्टल बनाया हुआ था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स के लिए कि जो कोई भी ऐसी पोस्ट आए जो गवर्नमेंट नैरेटिव को चैलेंज कर रही हो, वो जाके इस पार्टनर पोर्टल पे उसको रिपोर्ट करते थे एंड देन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाती थी और उसको टैग कर दिया जाता था मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लेटफॉर्म। और CDC जो है वो ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेट कर रही थी यूनिसेफ के साथ, WHO के साथ, NIFC के साथ, और किस तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन मैफिंडो के साथ काम कर रही थी जो कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को मिटिगेट करते थे। अच्छा, ये मफिंडो कौन है? मफिंडो बेसिकली एक फेसबुक थर्ड पार्टी कंपनी है। इसका काम क्या है? फैक्ट चेकिंग करना। फैक्ट कौन डिफाइन करेगा? ये सोशल मीडिया कंपनीज डिफाइन करेंगी, और बेस्ड आउट ऑफ इंडोनेशिया, फंडेड बाय गूगल। तो खाली फेसबुक नहीं है, खाली ट्विटर नहीं है, गूगल भी इसमें शामिल है। एप्पल का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन आई विल बी सरप्राइज्ड if Apple was not involved in this game. और आगे लिखा है what is clear is that the United States government, big tech platforms and international organizations were fully entangled in an intricate campaign to violate the First Amendment, to silence American people and to censor dissenting views. यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट नैरेटिव को चैलेंज करता था, चाहे वो कोविड के हवाले से हो, चाहे वो लॉकडाउन के हवाले से हो, चाहे वो ये वैक्सीन मैंडेट्स के हवाले से हो कि मास्क लगा के घूमना है, कोई भी इसको चैलेंज करता था उसको ये टेक्नोलॉजी कंपनीज साइलेंस कर देती थी। फ़ौरन आपका अकाउंट डिलीट हो जाता था, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता था, आपकी पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाती थी, एंड टू सम एक्सटेंट आपका जो एक्सेस है सर्विसेज के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हों, बैंकिंग सर्विसेज हों, वो भी आपका कट ऑफ हो जाता था। कनाडा में हमारे पास एग्जाम्पल है, जो ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था कि उन जिन जिन लोगों ने उसमें फंडिंग की थी उन सब का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया गया था। तो इस हद तक ये पॉलिसीज़ जो हैं एग्जीक्यूट की गई हैं। और आगे लिखा है कि अक्रॉस ऑल द मेजर वेस्टर्न नेशंस देयर वाज अ क्लैम्प डाउन ऑन डिसेंट and a massive censorship campaign to justify a policy framework of social and economic lockdowns, masking, distancing, and state intrusion into almost every aspect of private life. और इसके अलावा जो स्कूल में मास्क मैंडेट इन्होंने लाजमी करार दिए, उसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल गेम था, कोई हेल्थ रीजंस नहीं थे। यानी कि ये तो भरा पड़ा है मटेरियल इंटरनेट के ऊपर कि भाई ये मास्क जो है वो कोविड को रोकते नहीं, इसका ताल्लुक हेल्थ से नहीं, इसका ताल्लुक है पॉलिटिकल एजेंडा की एग्जीक्यूशन। और आगे लिखा है कि अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग इसमें यह है कि 2019 में 15 अगस्त को ब्लैक रॉक ने एक वाइट पेपर इशू किया था जिसमें वो फेडरल रिजर्व को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू इंजेक्ट लिक्विडिटी directly into the financial system to prevent a dramatic downturn. The message was unequivocal. क्या लिखा था उन्होंने? An unprecedented response is needed when monetary policy is exhausted and fiscal policy alone is not enough. That response will likely involve going direct. क्या कह रहे हैं कि भाई एक कमर्शियल बैंक्स को छोड़ो, तुम डायरेक्ट लोगों की जेबों में पैसा डालो, इस लेवल की लिक्विडिटी हमें चाहिए। और ये कब उन्होंने लिखा है? 15 अगस्त 2019 को, 6 months बिफोर द पैंडेमिक बिकेम ए थिंग। तो भाई ये सारा कुछ पहले से प्लान था। ये वाइट पेपर भी पब्लिश है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद जाके पढ़ लीजिए। ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से ये पब्लिश हुआ है 2019 का। इसमें उन्होंने सारा गेम लिखा हुआ है कि किस तरह से सेंट्रल बैंक जो हैं वो डायरेक्ट लोगों को पैसा बांटें, सर्व चेक्स, स्टीमी चेक्स के नाम से। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है उन्होंने। अच्छा, उसके 6 दिन के बाद 6 days earlier, बाद नहीं पहले, 6 days earlier, द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, जो कि सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है, उसने भी एक और वर्किंग पेपर लिखा है जिसमें लिखा है कि अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू इंसुलेट द रियल इकोनॉमी फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन इन फाइनेंशियल कंडीशंस। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जब पैसा बांटेंगे आप,
तो उससे हाइपर इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स देने पड़ेंगे। वो क्या है? लॉकडाउन करके आप डिमांड को सप्रेस करें। समझ रहे हैं आप? तो ये भी लिखा हुआ है, वाइट पेपर इनका पब्लिश है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अभी। ये वो BIS का वाइट पेपर है जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। और आगे लिखा है कि come late 2019 and especially 2020, pumping trillions into financial system followed by lockdowns to prevent hyperinflation were used as the unconventional monetary policies that BIS had called for on 9 August 2019. तो मेरे भाई ये सारा कुछ जो है वो पहले से प्री प्लान था। और उसमें विनर कौन है? The big winner has been Big Pharma, an industry with a track record of dirty tricks, false advertising, and death and injury resulting from its products. If, say, Pfizer were an individual, given its corporate crimes, it would be serving a lengthy prison sentence with the proverbial key being thrown away. तो इस लेवल का गेम ग्लोबली हमारे साथ हुआ है। और इसका मकसद क्या था? इन बड़ी फार्मेसीज़ का पैसा बनाना, जो बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, ग्लोबल एलीट्स हैं, इनका एक्सेस अमाउंट में कंट्रोल हासिल करना ग्लोबल पॉपुलेशन के ऊपर, जो उनको मिल गया है। उन्होंने देख लिया कि कोविड का खौफ दिला के किस तरह वो ग्लोबल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं एट ए सेम टाइम सिंक्रोनसली, और किस तरह ये जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जेब में किस तरह ये इनको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में इस चार्ट का जिक्र किया था जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का चार्ट। ये बता रहा है कि किस तरह ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस मिल के पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाती हैं और फिर किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है हमारे ऊपर। BIS का नाम आपने अभी सुना था। ये बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स है, यानी कि जितने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उनके ऊपर भी एक एंटिटी है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS। वो और दूसरे तमाम सेंट्रल बैंक्स मिलकर पॉलिसीज़ बनाते हैं। फिर वो उन पॉलिसीज़ को कोलैबोरेट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, क्लब ऑफ रोम के साथ, रॉकफेलर्स के साथ, एंड देन दे एग्जीक्यूट थ्रू दीज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस, IMF, IPCC, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिलैंथ्रोपिस्ट लाइक बिल गेट्स हैं, NGO जितनी बड़ी बड़ी हैं, इन सब के साथ मिलके, एंड ग्लोबल कॉरपोरेशंस लाइक फाइजर, लाइक फेसबुक, लाइक गूगल, लाइक अमेज़ॉन, और फिर ये हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती हैं। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही, देन आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। ये सारा गेम जो है ये इसका अब उनको फ़ायदा क्या हुआ कि इनको पता चल गया कि ग्लोबल पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल करना है। नाउ द सेम टैक्टिक्स विल बी यूज्ड इन द नेम ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। ये जो क्लाइमेट की बातें हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस, कल इसी को यूज़ करके ये दोबारा हमें लॉकडाउन में डालेंगे और किस तरह ये CBDCs को भी हम पे मुसल्लत करेंगे इन द नेम ऑफ आवर ओन गुडनेस। यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने वाला है, कैश जो है वो टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो जो है वो टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं, CBDC इज़ द सेफेस्ट वे टू मेक ट्रांजैक्शंस। ये नैरेटिव पेश किया जाएगा हमें ताकि हम ग्लोबल लेवल पे CBDCs को अडॉप्ट करें, एंड देन दिस विल बी द अल्टीमेट स्लेवरी फॉर अस। जब आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएं फाइनेंशियली, यानी कि CBDC क्या है कि गवर्नमेंट आपकी तमाम ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, आपको बैन कर सकती है, आपको पूरे सिस्टम से कट ऑफ कर सकती है विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहा, अगर आप उसको अपोज करते हैं या चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट के किसी नैरेटिव को, you will be cut off from the system within a matter of second. That's the power of CBDC. And CBDC कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, इसके पायलट प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में, चाइना में, इवन पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि किस तरह कैशलेस करेंसी लेकर आया जाए और कैश को बैन कर दिया जाए। और
नैरेटिव क्या पेश किया जा रहा है? क्योंकि कैश करप्शन की बुनियाद है। कैश टेररिस्ट यूज़ करते हैं, कैश की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो हम उसको बचाने के लिए कैशलेस सिस्टम लेके आएंगे जो कि CBDC है। और CBDC इज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल स्लेवरी। अगर हमने वो लाइन क्रॉस कर ली, दैट्स द एंड ऑफ आवर फ्रीडम। दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ।